30,000 साल ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता की उम्र है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की मोटी मोटी किताबों में आपकी इस सभ्यता को इतिहास नहीं बल्कि एक जियोलॉजिकल गलती मतलब जियोलॉजिकल मिस्टेक माना जाता है, आज इस वीडियो में हम उस गलती को सुधारने वाले हैं, उस समुद्र के नीचे दबे उस सच को बाहर निकालने वाले हैं जिसे दुनिया का नक्शा मानने से इनकार कर देता है। दोस्तों, आज हम जिस सफर पर निकल रहे हैं वह जमीन पर नहीं बल्कि विश्वास और विज्ञान की एक बहुत ही पतली लकीर पर चलने जैसा है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से भी कई ज्यादा पुराना है। हमारे पास में तमिल साहित्य है, हमारे पास में संगम काल की कविताएं हैं जो बताती हैं कि भारत का दक्षिणी हिस्सा आज जैसा दिखता है वैसा हमेशा के लिए नहीं था। वहां एक विशाल जमीन थी, एक महान साम्राज्य था जिसे कुमारी केंदम कहा जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक विलन की एंट्री होती है और ये विलन कोई राजा या राक्षस नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस यानी आधुनिक विज्ञान है। सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन आज की तारीख में जियोलॉजी यानी भूविज्ञान की दुनिया में कुमारी केंदम को एक फेरी टेल या बच्चों की कहानी से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो 1864 में शुरू हुई थी। उस समय एक अंग्रेजी प्राणी शास्त्री थे, फिलिप्स स्लेटर। उन्हें एक अजीब सी पहेली सुलझानी थी। उन्हें भारत में और मेडागास्कर में लीमर नाम के जानवर के जीवाश्म मिले, लेकिन बीच में अफ्रीका पड़ता है, वहां उनको कोई जीवाश्म नहीं मिले हैं। अब लीमर तो तैरकर समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, तो फिलिप्स ने एक तुक्का लगाया। उन्होंने सोचा कि भारत और मेडागास्कर के बीच में एक जमीन का टुकड़ा रहा होगा जो अब डूब गया होगा। उन्होंने उस काल्पनिक जमीन को नाम दिया लेमुरिया। ध्यान दीजिए, ये नाम लेमुरिया किसी प्राचीन किताब से नहीं आया था। यह 19वीं सदी के एक वैज्ञानिक ने सिर्फ बंदरों के प्रवास को समझाने के लिए गढ़ा था। लेकिन फिर 1960 के दशक में विज्ञान बदल गया। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी आई। हमें पता चला कि महाद्वीप डूबते नहीं हैं, वो तैरते हैं। भारत और मेडागास्कर कभी जुड़े हुए थे, लेकिन वो करोड़ों साल पहले अलग होकर दूर चले गए। बीच में कोई डूबा हुआ महाद्वीप नहीं है। ये जो लीमर नाम का जानवर था, ये एक ही द्वीप पर रहता था। मेडागास्कर और भारत उस समय एक ही द्वीप हुआ करता था। बस फिर क्या था, विज्ञान ने अपनी ही बनाई हुई थ्योरी को कूड़ेदान में डाल दिया। वैज्ञानिकों ने कहा कि सॉरी, हमसे गलती हुई थी, वहां कोई जमीन है ही नहीं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। जब विज्ञान ने लेमुरिया को खारिज किया तो दुनिया ने यह मान लिया कि उन्होंने कुमारी केंदम को भी खारिज कर दिया है। लोगों ने इन दोनों को एक ही समझ लिया है। यही हमारा सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। लेमुरिया एक साइंटिफिक थ्योरी थी जो गलत साबित हुई, लेकिन कुमारी केंदम एक मानव स्मृति है, ह्यूमन मेमोरी है जो हजारों सालों से जिंदा है। विज्ञान कहता है कि हिंद महासागर का फर्श यानी सी बेड यह साबित करता है कि वहां कोई बड़ा महाद्वीप था ही नहीं, वहां पर कोई महाद्वीप नहीं डूबा है। उनका तर्क बिल्कुल ठोस है। अगर वहां कोई महाद्वीप होता तो सैटेलाइट इमेजनरी में या सोनार स्कैनिंग में कहीं तो कुछ दिखता, वहां सिर्फ गहरा पानी मिलता है। तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर विज्ञान सही है और वहां सच में कोई भी जमीन नहीं थी, तो फिर उन हजारों तमिल कविताओं का क्या होगा? शिलापत्तिकारम जैसे महाकाव्यों में लिखी वो बातें जिनमें बताया गया है कि कैसे समुद्र ने जमीन को निगल लिया, क्या वो सब झूठ है? क्या हमारे पूर्वज जिन्होंने दुनिया को सबसे पहली व्याकरण लिखी और दी, वो हमें क्या झूठा इतिहास पढ़ा रहे थे? तर्क करने वाले लोग अक्सर जीत जाते हैं। वो नक्शा खोलकर दिखाते हैं और कहते हैं कि बताओ कहां है तुम्हारा कुमारी केंदम? मुझे तो सिर्फ नीला पानी दिख रहा है। और उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन रुकिए, विज्ञान आज जो नक्शा देख रहा है वो 2024 का है। लेकिन अगर हमारे पास में एक ऐसा नक्शा हो जो 15,000 साल पुराना हो, एक ऐसा समय जब इंसान गुफाओं में चित्र बना रहा था, लेकिन भारत के दक्षिण में कुछ और ही चल रहा था। विज्ञान कहता है कि वहां जमीन नहीं थी, लेकिन अगर वहां जमीन नहीं थी तो 2000 साल पुरानी किताबों में उन नदियों और पहाड़ों के नाम और दिशाओं की इतनी सटीक वर्णन कैसे लिखे हुए हैं जिनके निशान आज सच में समुद्र के नीचे मिल रहे हैं? क्या हमारे पूर्वजों के पास में सैटेलाइट थे या फिर वो सच में वहां खड़े थे उस जमीन पर जिसे आज हम नक्शे पर ढूंढ नहीं पा रहे हैं?
आगे हम उन किताबों के पन्नों को पलटेंगे जो पानी में भीगने के बाद भी नहीं गले हैं। हम जानेंगे कि काडाल कोल यानी उस महान बाढ़ की कहानी आखिर वो है क्या जिसने एक पूरी सभ्यता को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इतिहास की किताबों में हम अक्सर लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया या फिर नालंदा के जलने का शोक बनाते हैं। हम कहते हैं कि उस आग में इंसान का कितना सारा ज्ञान जलकर राख हो गया। लेकिन सोचिए, अगर आग की जगह पानी होता और एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता समुद्र की गहराइयों में समा गई होती तो? भारत के दक्षिण में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और यह कहानी किसी विदेशी यात्री ने नहीं लिखी, यह हमारे अपने पूर्वजों ने अपनी यादों में संजो कर रखी हुई है। इसे समझने के लिए हमें तमिल साहित्य के उन पन्नों को देखना होगा जिन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ कविताएं हैं जिनमें राजाओं की तारीफ और प्रेम कहानियां हैं। अगर आप शिल्पाप्तिकारम को जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक की नजर से पढ़ेंगे तो आपको उसमें कविताएं नहीं बल्कि डेटा मिलेगा। इन ग्रंथों में सिर्फ हवा में बातें नहीं की गई हैं, इनमें नदियों के नाम लिखे हैं जैसे कि पहरुली नदी, इसमें पहाड़ों के नाम लिखे हुए हैं जैसे कि कुमारी पर्वत। इनमें बताया गया है कि वहां पर किस तरह के जानवर थे और वहां की मिट्टी कैसी थी। यह एक तरह का फिजिकल मैप है, एक ऐसा नक्शा जो आज की दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन इन किताबों में आज भी सांस ले रहा है। तमिल परंपरा मानती है कि आज जो हम मदुरै शहर देखते हैं वह असली मदुरै नहीं है, यह तो बहुत बाद में बसाया गया है। इससे पहले तेन मदुरै मतलब दक्षिण मदुरै था जहां पहला तमिल संगम हुआ था। हजारों विद्वान वहां जमा हुए, लेकिन फिर काडल कोल आया यानी समुद्र का वो भयानक रूप जिसने उस पूरे शहर को निगल लिया। लेकिन हमारे पूर्वज हार मानकर बैठे नहीं, वो पीछे हट गए और उत्तर की तरफ आ गए और उन्होंने कपाटपुरम नाम का शहर बसाया। वहां दूसरा संगम हुआ था लेकिन प्रकृति का पेट अभी भरा नहीं था। समुद्र फिर से बढ़ा और कपाटपुरम भी पानी के नीचे चला गया। सोचिए उस मानसिक आघात के बारे में, उस ट्रॉमा के बारे में, बार बार अपने घर को, अपनी किताबों को, अपने ज्ञान को पानी में डूबते हुए देखना। आज हमारे पास जो तमिल साहित्य बचा है वह तीसरे संगम का है। यह उस खजाने का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसे वो लोग बचाकर ला पाए। अब यहाँ एक पेच है। आलोचक और इतिहासकार कहते हैं कि इन कहानियों में राजाओं की उम्र हजारों साल बताई गई है, इसलिए यह सब झूठ है, यह सब अतिशयोक्ति है। मैं मानता हूं कि हो सकता है साल गिनने में गलती हुई हो सकता है 100 साल को 1000 साल लिख दिया गया हो। कवियों को बढ़ा चढ़ाकर लिखने की आदत होती है, लेकिन एक बात याद रखिए, इंसान तारीखों को भूल सकता है, साल गलत लिख सकता है, लेकिन बाढ़ वो उसको कभी नहीं भूल सकता है। जब समंदर आपके घर में घुसता है तो वो याद डीएनए में बस जाती है। ये कहानी केवल भारत तक सीमित नहीं है, यही इस रहस्य का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। जब हमारे पूर्वज दक्षिण में अपनी डूबती हुई जमीन को देख रहे थे तो यहां से हजारों मील दूर यूनान यानी ग्रीस में एक मशहूर दार्शनिक बैठा हुआ था, प्लेटो। और अब आप मजे की बात सुनिए। मजे की बात यह है कि प्लूटो भी बिल्कुल यही कहानी लिख रहा था, एक अत्यंत विकसित सभ्यता जो एक ही रात में समुद्र में समा गई। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि दुनिया के दो अलग अलग कोनों में दो अलग अलग सभ्यताएं एक ही समय पर एक ही तरह की तबाही का रोना रो रही थी? क्या प्लेटो का अटलांटिस और हमारा कुमारी केंदम अलग अलग कहानियां हैं या फिर दुनिया ने एक ही महाविनाश को दो अलग अलग किनारों से देखा था? क्या यह आपको अजीब नहीं लगता है? मेक्सिको के एजेक्ट, ग्रीस के दार्शनिक और हमारे मुदेर के कवि, ये सब एक दूसरे से हजारों मील दूर थे। उस जमाने में ना इंटरनेट था, ना फोन था और ना ही हवाई जहाज। ये संस्कृतियां शायद कभी एक दूसरे से मिली भी ना होंगी, लेकिन फिर भी इन सब की कहानियों का क्लाइमेक्स बिल्कुल एक जैसा क्यों है? एक बेहद उन्नत सभ्यता, एक महान द्वीप जो चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ था और अंत में एक भयानक प्रलय जिसने सब कुछ पानी में डुबो दिया। अगर ये कहानी सिर्फ एक जगह की होती तो हम इसे लोकल मिथक कहकर टाल सकते थे, लेकिन जब दुनिया के हर कोने से एक ही आवाज आए तो ये कहानी नहीं, ये गवाही बन जाती है। चलिए डॉट्स अब कनेक्ट करते हैं। यूनान के मशहूर दार्शनिक प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि यह घटना उनके समय से लगभग 9000 साल पहले हुई थी। अब जरा विज्ञान की तरफ देखिए। जियोलॉजी यानी भूविज्ञान कहता है कि पिछला हिमयुग मतलब आइस एज का अंत ठीक इसी समय हुआ था। यही वो समय था जब बर्फ तेजी से पिघली थी और समुद्र का स्तर अचानक बढ़ा था। और अब वापस भारत आइए। तमिल इतिहास भी अपने प्रथम संगम के अंत का समय लगभग यही बताता है।
यहाँ 3 अलग अलग स्रोत, 3 अलग अलग रास्ते, लेकिन मंजिल एक ही तारीख पर 9600 BC। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? जी नहीं, ये एक डाटा पॉइंट है। यहाँ हमें अपनी सोच का दायरा थोड़ा सा और बड़ा करना होगा। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि दुनिया की पहली सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी थी, जैसे सिंधु घाटी या नील नदी की सभ्यताएं। लेकिन एक नई थ्योरी है जिसे कोस्टल सिविलाइजेशन थ्योरी कहते हैं। जरा सोचिए, इंसान हमेशा पानी के पास रहना पसंद करता है, तो जब समुद्र का स्तर आज से 100 मीटर नीचे था तो हमारे पूर्वज कहाँ रह रहे होंगे? क्या वो आज के चेन्नई या मुंबई में रहते होंगे? नहीं, वो उस जमीन पर रह रहे थे जो आज पानी के नीचे है। वो समुद्र के तट पर थे जो अब तल बन चुका है। इसका मतलब है कि कुमारी कैंदम, अटलांटिस और इंडोनेशिया का सुंडालैंड ये अलग अलग द्वीप नहीं थे, ये एक ग्लोबल कोस्टल सिविलाइजेशन यानी कि वैश्विक तटीय सभ्यता का हिस्सा थे। हम आज जिन लोगों को रिफ्यूजी या आदिवासी समझते हैं, हो सकता है वो उस महान सभ्यता के बचे कुचे लोग हों जो जान बचाकर पहाड़ों मतलब आज के तटों पर भाग आए हों। यही वजह है कि दुनिया के हर धर्म, हर संस्कृति में प्रलय यानी द ग्रेट फ्लड की कहानियां मिलती हैं। चाहे वो बाइबल में नूह की कहानी हो, नूह की कश्ती की कहानी हो, या फिर हिंदू धर्म में मनु की कहानी हो, या सुमेरियन में गिलगिमेश की कथा हो। हम इन्हें अलग अलग धार्मिक कहानियां मानते हैं, लेकिन अगर हम धर्म का चश्मा हटाकर देखें तो ये सब चश्मदीद गवाह हैं। ये हमारे पूर्वज हैं जो हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि हमने अपनी दुनिया को डूबते हुए देखा है। कुमारी कैंदम इस वैश्विक पहेली का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है, क्योंकि यह अटलांटिस को लेकर बहुत ज्यादा फैंटेसी जोड़ दी गई है। वहीं कुमारी कैंदम के पास में साहित्यिक सबूत है। लेकिन मैं जानता हूं अभी भी आपके मन में एक सवाल खटक रहा होगा, कहानियां तो बहुत हो गई, लेकिन क्या कोई ठोस सबूत है? क्या हमारे पास कोई ऐसा पत्थर, कोई ऐसी दीवार या कोई ऐसा नक्शा है जिसे हम कोर्ट में पेश कर सके और कहें कि देखो ये रहा कुमारी कैंदम? तो जवाब है हाँ है, सबूत मौजूद हैं। और मजे की बात यह है कि वो सबूत किसी पुरानी किताब में नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस की मशीनों में कैद हैं। आगे हम समुद्र के पानी को हटाकर देखेंगे कि नीचे सच में क्या छिपा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जब हम कहानियों से निकलकर हार्ड साइंस की दुनिया में गोता लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है। 26 दिसंबर 2004, हम सबको याद है कि उस दिन क्या हुआ था। सुनामी आई थी, तबाही मची थी, लेकिन उस विनाश के बीच कुदरत ने इतिहास का एक पर्दा अपने आप उठा दिया था। जब महाबलीपुरम के तट से सुनामी का पानी पीछे हटा तो वहां मौजूद मछुआरों ने और टूरिस्टों ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। पानी हटने के बाद समुद्र के अंदर मंदिर दिखाई दे रहे थे, पुरानी डूबी हुई दीवारें दिखाई दे रही थी। सदियों से लोग मानते थे कि 7 पैगोडा की कहानी सिर्फ एक मिथक है, लेकिन उस दिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मिथक हकीकत बन गया था। पत्थर गवाही दे रहे थे। ये घटना हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है। समुद्र अपने राज आसानी से नहीं खोलता है, लेकिन जब खोलता है तो इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ जाती हैं। अब चलिए कहानियों को साइड में रखते हैं और विज्ञान की भाषा बोलते हैं। हमें अक्सर कहा जाता है कि कोई महाद्वीप रातों रात में नहीं डूब सकता है, और विज्ञान सही है। टेक्टोनिक प्लेट इतनी जल्दी नहीं खिसकती हैं, लेकिन किसने कहा है कि जमीन नीचे धसी थी? क्या यह मुमकिन नहीं है कि जमीन वहीं थी, बस पानी ऊपर आ गया हो? विज्ञान इसे मेल्ट वाटर पल्स कहता है। आज से लगभग 14,000 साल पहले जब आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था तो ग्लेशियर पिघलने लगे थे। समुद्र का स्तर 1 या 2 मीटर नहीं बल्कि 120 मीटर ऊपर उठा था, और यह धीरे धीरे नहीं हुआ था। जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि यह पानी झटकों में बढ़ा था। 3 बड़े बड़े पल्सेस आए थे, और याद कीजिए तमिल साहित्य क्या कहता है? 3 संगम, 3 बार डूबना। देख रहे हैं आप, जिसे हमारे कवि प्रलय कह रहे हैं उसे आज का वैज्ञानिक मेल्ट वाटर पल्स 1 भी कहता है। नाम बदल गए हैं लेकिन घटनाएं वही हैं। अब बात करते हैं ठोस सबूत की। भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने पूम पुहार के तट के पास में समुद्र के नीचे सोनार स्कैनिंग की। उन्हें वहां पर क्या मिला? उन्हें वहां प्राकृतिक चट्टानें नहीं मिली, उन्हें 30 से 40 मीटर की गहराई में यू शेप के स्ट्रक्चर मिले हैं, दीवारें मिली हैं, कुएं जैसे ढांचे मिले हैं। अगर आप कार्बन डेटिंग और समुद्र के स्तर की गणित को मिलाएं तो ये ढांचे कम से कम 11,000 साल पुराने होने चाहिए। 11,000 साल। इतिहास की किताबें कहती है कि उस समय इंसान सिर्फ शिकार कर रहा था, लेकिन पुम पहाड़ के नीचे दबे वो पत्थर कह रहे हैं कि वहां एक सुनियोजित शहर था।
यही वो पैच है जिसे सुलझाना जरूरी है। जब हम कुमारी केंदम कहते हैं तो हमें किसी उड़ते हुए टापू की कल्पना नहीं करनी चाहिए। हमें समझना होगा कि भारत का नक्शा हमेशा से ऐसा नहीं था। यह भारत का एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंट सेल्फ था, यानी भारत की जमीन समुद्र के अंदर काफी दूर तक फैली हुई थी। ये जमीन का वो टुकड़ा था जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता था और शायद उससे भी आगे जाता था। ये कोई अलग महाद्वीप नहीं था, ये हमारा ही बड़ा हुआ आंगन था, और जब पानी बढ़ा तो सबसे पहले यही आंगन डूबा। तो अब हमारे पास में लॉजिक है, हमारे पास में मेल्ट वाटर पल्स की थ्योरी है, हमारे पास में पूंग-पुहार और महाबलीपुरम के डूबे हुए सबूत हैं। लेकिन ये सब तो सिर्फ ट्रेलर है। हमें जो मिले हैं वो सिर्फ 20 या 30 मीटर की गहराई में मिला है, लेकिन कुमारी केंदम का असली दिल, उसका मुख्य केंद्र इससे कई ज्यादा गहराई में छिपा हो सकता है। वैज्ञानिकों के पास में अभी वहां तक पहुंचने का रास्ता या तकनीक अभी नहीं है। हम मंगल ग्रह का नक्शा बना चुके हैं, लेकिन अपने ही हिंद महासागर की तलहटी में अंधेरा है, वहां तक हम अभी तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो सवाल ये है, क्या हम अपनी तकनीक की कमी को इतिहास का झूठ मान लें? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि जो हमें नहीं दिख रहा है वो वहां नहीं है, या फिर सच हमारे पहुंच का इंतजार कर रहा है? आगे हम इस पूरी कहानी को समेटेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों 21वीं सदी में कुमारी केंदम का सच जानना आपके और हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। क्या विज्ञान गलत हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी असहज कर सकता है, लेकिन जवाब है हाँ। विज्ञान का इतिहास ही अपनी गलतियों को सुधारने का इतिहास है। एक समय था जब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। एक समय था जब ट्रॉय शहर को होमर की कविताओं का एक काल्पनिक हिस्सा माना जाता था। लोग हंसते थे अगर कोई उसे ढूंढने की बात करता था। लेकिन फिर एक आदमी आया, उसने कुदाल उठाई, खुदाई की, और वो मिथक अचानक ईंट और पत्थर की सच्चाई बन गया। कुमारी केंदम आज उसी मुकाम पर खड़ा है जहां 150 साल पहले ट्रॉय खड़ा हुआ था। आज यह एक मिथक है, लेकिन कल यह हमारा इतिहास हो सकता है। समस्या ये नहीं है कि वहां कुछ है या नहीं, समस्या ये है कि हम वहां देख ही नहीं रहे। ये कितनी अजीब बात है कि इंसान ने मंगल ग्रह का नक्शा बना लिया है। हमारे पास चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हैं, लेकिन जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके 70% हिस्से यानी महासागरों के बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते हैं, उसके बारे में लगभग अंधे ही हैं। हिंद महासागर की तलहटी मतलब ओशियन फ्लोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अनमैप्ड है। वहां घोर अंधकार है और जहां हमारी टॉर्च की रोशनी नहीं पहुंच रही है। विज्ञान में एक बहुत मशहूर कहावत है, एब्सेंस ऑफ द एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ द एब्सेंस, यानी सबूत का ना मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि वो चीज वहां है ही नहीं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और सस्ती होगी, जैसे जैसे हम समुद्र की गहराइयों में और नीचे जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इतिहास की किताबें दोबारा लिखी जाएंगी। लेकिन चलिए एक पल के लिए विज्ञान और सबूतों को भी हम परे रखकर देखते हैं। कुमारी केंदम की कहानी हमारे लिए मायने क्यों रखती है? हमें क्यों पढ़ी है उस डूबी हुई जमीन की? क्योंकि ये कहानी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है, यह हमारी पहचान की कहानी है। हमें अक्सर पढ़ाया जाता है कि हम पहले जंगली थे, फिर धीरे धीरे हमने खेती सीखी और सभ्य हुए। लेकिन कुमारी केंदम की यादें हमें बताती हैं कि हम अचानक सभ्य नहीं हुए, हम एक महान विरासत के वारिस हैं। हम उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने प्रकृति का सबसे रौद्र रूप देखा, अपना सब कुछ खोया, लेकिन अपना ज्ञान बचाकर लेकर आए। शायद हमें वहां नीचे सोने के महल ना मिले, शायद वहां कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ना मिले, हो सकता है वहां सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन ही मिले या पत्थरों की कुछ दीवारें मिले। लेकिन वो टूटे हुए बर्तन भी यह साबित करने के लिए काफी होंगे कि जब बाकी दुनिया बोलना सीख रही थी, तब हमारे पूर्वज समुद्र के बीचों बीच व्यापार कर रहे थे, कविताएं लिख रहे थे और खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी समझ रहे थे। क्या वो गर्व महसूस करने के लिए काफी नहीं होगा? सच का पता तो वक्त के साथ ही चलेगा। लेकिन आज मैं एक सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूं। आपको क्या लगता है, क्या वो पुराने नक्शे और हमारी कविताओं की बातें झूठी थी, या फिर हमारा आज का विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो हमारे अतीत की गहराइयों को नाप सके? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि इतिहास किताबों में बंद होकर मर जाता है, लेकिन आपकी और हमारी चर्चा में वह हमेशा जिंदा रहता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिएगा, और आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।